एक ऐसी एयरलाइन जिसकी एविएशन से इंप्रेस होकर फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का रिव्यू देती है और आज तक ये रिव्यू इसी एयरलाइन का ऑफिशियल स्लोगन रहा है। और इसी एयरलाइन की हर 7 मिनट बाद दुनिया में कहीं ना कहीं कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती थी। और ये एयरलाइन 1962 के प्रिमिटिव और अंडर डेवलपमेंट टाइम में कराची से लंदन तक का तवील सफर 6 घंटे 43 सेकंड में तय करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करती है। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तक की कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी ब्रेक नहीं कर पाई। ये एयरलाइन अपने टाइम में अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करने के साथ साथ नए बनने वाली एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट लीज पर दिया करती थी। ऐसी ग्लोबल हिस्ट्री मेकर और ट्रेंड सेटर एयरलाइन आखिर इतने कम अरसे में इस नौबत पर कैसे आ सकती है कि जब इसको प्राइवेटाइज करने का फैसला किया जाता है तो कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं होता। 2024 में इस 36 एरोप्लेन पर मौजूद एयरलाइन की सबसे बड़ी बिड सिर्फ 10 अरब रुपए लगाई जाती है, जबकि गवर्नमेंट 60% शेयर के साथ 85 बिलियन यानी 85 अरब रुपए एक्सपेक्ट करती है। मगर आखिर क्यों मुस्लिम लीग नून के ही दौर में इसकी तबाही शुरू होती है और इसी दौर में पीआईओ को बेचने की हर अटेम्प्ट की जाती है। पहले तो कुछ कोशिशें नाकाम गुजरती हैं, बट दे नो हाउ टू डू स्ट्रगल, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। आखिर इसी फार्मूले पर अमल करके गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है, इसी तरह ये माँ अपना ये बच्चा यानी एसेट खो देती है। इन शॉर्टली अगर पीआईए की हिस्ट्री देखी जाए तो ये पाकिस्तान से भी पुरानी है। 1946 में कायद आजम की पर्सनल रिक्वेस्ट पर एक मुसलमान बिजनेसमैन एमएस असफहानी ने ओरिएंट एयरवेज बनाई। इस एयरलाइन का इनिशियल एम मुसलमानों की डेवलपमेंट और फ्यूचर पाकिस्तान के लिए था, इसीलिए पार्टीशन के बाद ये मुसलमानों को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर कोलकाता से कराची शिफ्ट कर दिया जाता है। 1955 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया जाता है और इसी एक्ट के जरिए इसको पीआईए में मर्ज करके नेशनलाइज कर दिया जाता है और सिर्फ 5 सालों में ही इन द एरा ऑफ अयूब खान 1960 में इसका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अयूब खान के दौर में पीआईए पर काफी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जाती है और इस मैनेजमेंट का नतीजा 1962 के वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूरत में निकलता है। और इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका पीआईए में ट्रैवल करती हैं और वो पीआईए के प्रोफेशनलिज्म, सर्विसेज और एविएशन से इंप्रेस होकर पायलट एमएम सल्लाह जी को हक करती हैं। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तानी जहाज बहुत अच्छा उड़ा लेते हैं, खा वो किसी भी किस्म का जहाज हो, एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट, जेट या फिर ये वाला। 70s में जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ से सोशलिस्ट ओरिएंटेड सिस्टम की वजह से नेशनलाइजेशन पर बहुत एक्शन लिए जाते हैं। 80s में अफगानिस्तान वार पर फोकस होने की वजह से इंस्टीट्यूशन सर्वाइव तो करती है मगर इनका प्रोफेशनल ऑटोनॉमी वीक हो जाता है। ठीक इसी वक्त 1985 में यूएई की तरफ से एमिरेट्स एयरलाइन की इनॉग्रेशन की जाती है और पाकिस्तान के 2 एयरक्राफ्ट बोइंग 737 और एयरबस A300 को लीज पर दिया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह एमिरेट्स को टेक्निकली, ऑपरेशनली और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दी जाती है। और इसी तरह पाकिस्तान की मदद से एमिरेट्स की पहली फ्लाइट दुबई से कराची फ्लाई करती है। ये सोचकर भी कितना अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान दुबई जैसे मुल्क को एयरक्राफ्ट लीज पर देता है और इनके सर्वाइवल में पूरी तरह उनकी मदद करता है और इसी वक्त में अफगानिस्तान को भी इमदाद करता है। मगर अब 1990 आ चुका है। बी सीरियस, दिस इज द एरा ऑफ नवाज शरीफ। पहले 2 साल बेनजीर, फिर 3 साल नवाज शरीफ, फिर 3 साल बेनजीर और 2 साल नवाज शरीफ। ये 10 साल सिर्फ पीआईए के लिए नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल थे और इसी तरह पीआईए की शुरू होने वाली तबाही की सबसे पहली वजह एमिरेट्स थी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से लिबरल राइट्स और ओपन स्काइज जैसी एविएशन पॉलिसियां बनाई जाती हैं जिसकी वजह से फॉरेनर एयरलाइंस को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हकीकत में यह दौर पीआईए के लिए स्लो पॉइजनिंग की तरह काम कर रहा था क्योंकि इनका इंटरेस्ट स्टेट बिजनेस के बजाय एक्सटर्नल फंडिंग था। इसी वजह से हुकूमत वक्त ने डूबती कश्ती को सहारा देने के बजाय यानी डेवलपमेंट प्लान्स बनाने के बजाय दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और पोलिटिकल में बिजी था और एमिरेट्स ने इसी दौरान मार्केट अटेंशन को ग्रैब किया। अपनी बिजनेस क्लास को तो महंगा रखा लेकिन इकोनॉमी में पीआईए से ज्यादा लग्जरी फ्लाइट्स को पीआईए के रेट्स पर प्रोवाइड किया। लेकिन पीआईए की तबाही के पीछे ये सिर्फ एक वजह नहीं थी। इन्हीं 10 सालों में हुकूमत वक्त ने बहुत गैर मयारी स्टेप लिए यानी एक्सेसिव और अनस्किल्ड लोगों की भर्तियां जो कि अब तक की जा रही हैं। सिर्फ इन्हीं 10 सालों में यानी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में पीआईए 11 अरब रुपए नुकसान कर चुकी थी। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में चेक एंड बैलेंस इस हद तक गिर चुका था कि 2020 में एक एविएशन मिनिस्टर आके बताते हैं कि 30% ऑफ आवर पायलट्स हैव फेक लाइसेंस। इस लिस्ट में 141 पायलट शामिल थे जिसकी वजह से यूरोपियन एयरपोर्ट्स पर पीआईए की फ्लाइट्स को रोक दिया गया। एंड 2025 में पीआईए का यह नुकसान 850 से 900 अरब है जिसे आपके और हमारे कंधों पर डालकर राइट ऑफ कर दिया जाता है और मजीद नुकसान से बचने के लिए इसको 23 दिसंबर 2025 को एक ऑक्शन की जाती है और पाकिस्तान की एक इन्वेस्टर कंपनी आरिफ हबीब कंसोर्शियम की ऑक्शन को विन करती है। आपके और हमारे साथ एक और ब्लेंडर किया जा रहा है। आरिफ हबीब साहब पीआईए को 75% ऑनरशिप पर 135 अरब रुपए में खरीदते हैं मगर गवर्नमेंट को सिर्फ 10 अरब दिए जाते हैं, बाकी के 125 अरब पीआईए पर लगाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है और मैं इसको 1 लाख में बेचता हूँ, जो इसको खरीदता है वो मुझे 10,000 देगा और 90,000 वो इस पर लगाएगा। वो 90,000 मेरे तो किसी काम का नहीं है ना, लेकिन मैं इसकी कीमत सिर्फ 10,000 रिसीव करता हूँ।
सो इस तरह मैंने इसको सिर्फ 10,000 में बेचा। ऐसी डीलिंग्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई जैसे अब पाकिस्तान में देखी जा रही। प्राइवेटाइज किया जाने वाला ये पहला एसेट नहीं है। 2002 में यूबीएल, 2004 में एचबीएल और 2006 में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी पीटीसीएल को बेचा जाता है। 2005 में कराची इलेक्ट्रिक कंपनी को बेचा गया और 2006 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल को बेचने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई। इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें। किसी भी एसेट में मौजूद खामियों को खत्म करने के बजाय एसेट को ही रगड़ दिया जाता है। आखिर स्टेट बिजनेसेस को ही प्राइवेट क्यों किया जाता है? इनके प्राइवेट बिजनेसेस नाकाम क्यों नहीं होते? आखिर हर स्टेट बिजनेस प्राइवेट होने के बाद प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बन जाता है? द रीजन इज एक्सेसिव एंड रिकमेंडेड वैकेंसीज। क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर किसी रिकमेंडेड पर्सन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता और जब तक रिकमेंडेशंस खत्म नहीं होंगी पाकिस्तान के एसेट्स को इंप्रूव नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के रह जाने वाले बड़े एसेट्स में से एक एसेट रेलवे भी है और जल्द ही उसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा क्योंकि आए रोज उसके भी लॉसेस को लिस्ट किया जाता है। जब तक ऐसे लोगों के पास वजारत होगी जिनसे लॉस के बारे में पूछा जाए तो वो एक्सप्लेनेशन के बजाय ये जवाब दें कि अगर मैं इसके लिए मौजू नहीं हूँ तो मुझे कोई और वजारत दे दी जाए। व्हाट अ नॉनसेंस बिहेवियर। हमारे वजीर इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो किस तरह हमारा कोई स्टेट बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सकता है? पाकिस्तान के इन एसेट्स को बेचकर नई गलतियों को दोहराया जा रहा है, यानी कि ऐसी फोर्सेस बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान जब अफोर्ड कर ही नहीं सकता तो ऐसी फोर्सेस क्यों बनाई जा रही हैं जिनको हैवीली पे किया जाएगा और उनका कोई काम भी नहीं है। अगर प्राइस कंट्रोलर अपना काम सही से करें तो पीरा की जरूरत ही क्यों पड़े? पुलिस अपना काम सही से करे तो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्यों पड़े? एक अनएक्सपीरियंस पीरा कांस्टेबल को फाइन करने के इख्तियार दिए जाते हैं जिससे माशरे में ब्लैकमेलिंग पैदा होती है। अपने एग्जिस्टिंग पावर को मैनेज करने की बजाय आवाम के कंधों पर एक नया वजन लाद दिया जाता है। कंक्लूजन ये है कि ये गवर्नमेंट बांग्लादेश और नेपाल जैसे रेवोल्यूशनरी स्टेप का वेट कर रही है और वो स्टेप्स ऐसे सिस्टम को लाने के लिए बहुत जरूरी है जिस सिस्टम के प्रोसेस से छोटी या बड़े से बड़ी नाइंसाफी को गुजारा जाए तो नतीजे में अदलो इंसाफ ही निकले। फिर ना तो इन फजूल किस्म की फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी और ना ही आवाम को जबरदस्ती ट्रैफिक के कवानीन मनवाने की जरूरत पड़ेगी। हमारे तो पर कट गए मगर दुआ है कि पीआईए की उड़ान पहले से भी ज्यादा बुलंदियों को छुए। एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल मीट अगेन विद द न्यू वीडियो इंशाल्लाह।